नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ओजे जोशी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था द साइकोलॉजी ऑफ मनी पे, पर इस बार मैंने द अंडरकवर इकोनॉमिस्ट नाम की किताब पढ़ी है जो लिखी है टिम हार्फर्ड ने। और इस किताब में भी कई इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पॉइंट्स है जो सबको पता होने चाहिए। तो ये शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम इस वीडियो में मेन 5 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट इज लोकेशन, सेकंड इज स्कैरसिटी स्ट्रेंथ, थर्ड इज स्मॉलेस्ट थिंग्स कैन चेंज इकोनॉमी, fourth is why do countries remain poor and how all markets are interlinked। तो सबसे पहले लोकेशन दोस्तों लंदन में एक वाटरलू नाम का ट्रेन स्टेशन है और वहाँ के ट्यूब से यानी कि वहाँ के लोकल ट्रेन से हर रोज 74 मिलियन पीपल ट्रैवल करते हैं। और ये जो वाटरलू स्टेशन है वहाँ पे वो AMT का कॉफी शॉप है और उस कॉफी शॉप में ऑब्वियसली चाय मिलती है, कॉफी मिलती है, सब मिलती है। और अब दोस्तों अगर कॉफी शॉप आप एकदम भीड़ भाड़ के ट्रेन से निकल रहे हो, सुबह के 8 बजे आपको आपके ऑफिस के डेस्क पे जाने का है, और ऐसे हालात में अगर आपको कोई भीड़ भाड़ वाले ट्रेन से निकलते ही कॉफी सर्व कर रहा हो ना, तो आप ये नहीं देखेंगे कि उसकी कीमत 20 रुपये है या 30 रुपये है। आप बस इतने से ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि भाई मैं इतने भीड़ भाड़ वाले ट्रेन से निकल रहा हूँ और कोई मुझे कॉफ़ी हाथ में दे रहा है। पर इसकी अपोजिट कंडीशन, अगर वो कॉफ़ी शॉप 200 मीटर दूर होगा ट्रेन स्टेशन से और फिर बहुत सारे लोग, मतलब पूरी भीड़ स्टेशन से बाहर निकलेगी, लोग चलते चलते वो कॉफ़ी शॉप तक पहुंचेंगे जो 200 मीटर की दूरी पे है, और उनको सोचने को टाइम मिलेगा, उनको वो भीड़ भाड़ वाले मेंटल स्टेट से बाहर आने का टाइम मिलेगा। और तब क्या होगा कि वो लोग जहाँ कॉफ़ी की कीमत कम है वहाँ पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको सोचने का टाइम मिलेगा वहाँ पे। जब वो एकदम भीड़ भाड़ वाली ट्रेन से बाहर निकलते हैं तो उनको सोचने का टाइम नहीं मिलता और वो एकदम से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि कॉफ़ी का ग्लास कोई हमको दे रहा है ट्रेन से निकलते ही। तो दोस्तों इसीलिए वो कॉफ़ी शॉप का रेलवे स्टेशन पे एकदम बाजू में या फिर अटैच होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लोकेशन। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा है जिसका कॉफ़ी शॉप है और इसने तो लैंडलॉर्ड से ही मतलब डील करके रखा है कि भाई जितनी भी तेरी लैंड है उसमें मेरी कंपटीशन आनी ही नहीं चाहिए। तो इस बंदे ने क्या किया, इसने कंपटीशन को किल कर दिया और वो उसके बदले में लैंडलॉर्ड को उसके प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दे देगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है टू गेन प्रॉफिट्स एंड टू इंक्रीज योर सेल्स। एंड दोस्तों लोकेशन इज द डिसाइडिंग एलिमेंट ऑफ योर सेल्स, जो मैंने अब भी बोला ऑब्वियसली। अब दोस्तों चलिए देखते हैं स्कैरसिटी स्ट्रेंथ क्या है। अब अगर स्कैरसिटी ज्यादा होगी कॉफी की या किसी भी चीज की तो ऑब्वियसली प्राइस भी ज्यादा होगी। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल ये आपका जनरल स्टोर है और ये आपको रेंट पे देने का है किसी, और आपके एरिया में आपके ही जैसे और कई दुकानदार भी है जिनको उनका शॉप रेंट पे देने का है। तो जो भी आपके पास आएगा रेंट पे शॉप लेने के लिए, तो आपको तो जो रेंट वो बोलेगा वो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा रेंट बोलोगे तो वो बाजू के दुकान में चला जाएगा, बाजू वाला ज्यादा रेंट बोला तो और तीसरी दुकान में चला जाएगा। तो दोस्तों इस सिनेरियो में यू आर द प्राइस टेकर, ओके। एंड इसका एकदम अपोजिट सिचुएशन देखते हैं कि आपको शॉप रेंट पे लेने का है और उस एरिया में बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स बोलो या फिर वो शॉप के ओनर्स है जिनको अपना शॉप रेंट पे देने का है। तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली जहाँ पे आपको चीप रेंट मिलेगा वहाँ पे ही आप जाओगे और यहाँ पे आप जो प्राइस बोलोगे रेंट के लिए वो इन लैंडलॉर्ड्स को या फिर शॉप के ओनर्स को माननी ही पड़ेगी। तो दोस्तों इस सिनेरियो में यू आर अ प्राइस मेकर। अब दोस्तों देखते हैं कि स्कैरसिटी स्ट्रेंथ असल में, क्योंकि यहाँ पे जो स्कैरसिटी स्ट्रेंथ ही नहीं है, अब स्कैरसिटी स्ट्रेंथ है पर आपके बेनिफिट से है। सेकंड सिचुएशन में स्कैरसिटी स्ट्रेंथ आपके फेवर में थी क्योंकि बहुत सारे दुकान थे जिनके मालिक वो दुकान को रेंट पे देना चाहते थे, और सिचुएशन 1 में आप शॉप ओनर थे और आपको शॉप रेंट पे देने का था, तो स्कैरसिटी स्ट्रेंथ नहीं थी। अब दोस्तों स्कैरसिटी स्ट्रेंथ का कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि एक गांव था दोस्तों जिसमें एक मार्जिनल फार्मिंग लैंड थी और एक एकदम प्रॉपर फार्मिंग लैंड थी जहाँ पे बहुत ही अच्छे क्रॉप्स उगाए जा सकते थे। तो दोस्तों एवरेज फार्मर जो था वो ऑब्वियसली प्रॉपर फार्मिंग लैंड पे फार्मिंग कर रहा था। अब उस गांव के लैंडलॉर्ड्स ने क्या कर दिया, जो मार्जिनल लैंड थी और एक प्रॉपर फार्मिंग लैंड थी, तो मार्जिनल लैंड पे फार्मिंग करने के लिए ही बैन लगा दिया कुछ गवर्नमेंट से बात करके। तो जो फार्मर्स बेचारे अपने फार्मिंग मतलब मार्जिनल फार्मिंग लैंड पे थे उनको ज़बरदस्ती प्रॉपर फार्मिंग लैंड पे शिफ्ट होना पड़ा। अब यहाँ पे सीन क्या हुआ कि पहले से ही कहीं ज़्यादा फार्मर्स
पहले से ही प्रॉपर फार्मिंग लैंड पे फार्मिंग कर रहे थे और ऊपर से ये मार्जिनल लैंड वाले शेतकरी भी आ गए। अब हुआ क्या कि स्कैरसिटी इतनी बढ़ गई क्योंकि प्रॉपर फार्मिंग लैंड गांव में ज़्यादा नहीं थी, मार्जिनल लैंड थी, इसलिए वो सिचुएशन एकदम स्टेबल थी। पर अभी तो एकदम सिचुएशन उलट पुलट हो गई क्योंकि फार्मिंग लैंड एक ही है, मतलब एक नहीं बहुत कम है और इतने सारे फार्मर्स है तो स्कैरसिटी बहुत बढ़ गई। अब दोस्तों इस सिनेरियो में लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, लैंडलॉर्ड्स ने आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट की। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं कि हाउ स्मॉल थिंग्स कैन चेंज इकोनॉमी। तो आपके जो देश का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, वो आपका रेंट डिसाइड करता है दोस्तों। चलिए कैसे मैं दिखाता हूँ। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा हो जिसको घर रेंट पे लेने का हो और उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो और वो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ा, फॉर एग्जांपल चलो ट्रेन ले लेते हैं, लोकल ट्रेन ले लेते हैं। तो अगर वो लोकल ट्रेन में चढ़ा और उसको एकदम अच्छे से बैठने को जगह मिली, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो इसका मतलब यही हुआ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होने के कारण ही जो भी पॉपुलेशन है वो अच्छे से डिवाइड हो पाया और उस बंदे को बैठने की जगह मिली। तो जो रेंट होगा वो ऑब्वियसली जहाँ पे लो रेंट होगा वो एकदम सोच समझ के लो रेंट पे ही उसकी प्रॉपर्टी ले। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटल स्टेट एकदम स्टेबल है इस सिनेरियो में। दोस्तों अब हम उस सिनेरियो देखते हैं जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है और ट्रेन लिमिटेड है, तो सारा पॉपुलेशन की बहुत भीड़ हो रही है एक ट्रेन में। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा कि जिस बंदे को प्रॉपर्टी रेंट पे लेने को जाने का है उसको बैठने को ना जगह मिलेगी, ना धड़ खड़ा रहने को जगह मिलेगी, मतलब उसकी मेंटल स्टेट स्टेबल नहीं होगी। तो इसीलिए जो भी रेंट होगा वो एकदम लैंडलॉर्ड से नक्की करके आ जाएगा। ऑब्वियसली वो निगोशिएट करेगा पर फाइनली जो लैंडलॉर्ड बोले वही वो थोड़ा सा अपर एंड होगा लैंडलॉर्ड के निगोशिएशन में। दोस्तों क्या आपको पता है कि ये जो ट्रैवल इंडस्ट्री है ना, ये भी एक गेम खेल रही है। तो फॉर एग्जाम्पल रेलवेज ले लेते हैं, हमेशा जो एवरेज ट्रैवलर होता है वो ही हमेशा सफ़र करता है क्योंकि फर्स्ट क्लास में एसी क्यों लगा है, ये इसके पीछे भी एक कारण है। जो अपर क्लास होता है ना, अपर क्लास या मिडिल अपर क्लास, उनको बस एक डिस्टिंग्विश चाहिए होता है कि हम फर्स्ट क्लास के लिए भाई ज़्यादा पैसे पे क्यों करें। तो ये क्यों का जवाब है कि आपको फर्स्ट क्लास में ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगे कंपेयर टू सेकेंड क्लास, इसीलिए दोस्तों फर्स्ट क्लास में ज़्यादा फैसिलिटीज होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं हाउ टू कंट्रीज रिमेन पुअर। एक तो लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट होता है और मार्केट में बैरियर्स होते हैं कि अब फॉर एग्जांपल अगर एक ही टाइप का मार्केट है तो सारे के सारे वो एक ही मार्केट में उतरेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अब कोई भी गाँव ले लीजिए, तो अगर आप वहाँ पे गए तो अगर एक घर में कोई सुतार होगा तो बाजू के घर में भी सुतार होगा और ऐसे करते करते पूरा गांव वो सुतारों से ही भर जाएगा। मींस नॉट पूरा गांव बट एट मोस्ट। तो यहाँ पे स्कैरसिटी तो बिल्कुल होती ही नहीं है क्योंकि अगर कोई उनके पास काम लेके आया तो क्या मतलब, अगर यहाँ पे कीमत ज़्यादा है तो वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे कीमत ज़्यादा है तो यहाँ पे आएगा। तो स्कैरसिटी नहीं होती ना यहाँ पे, क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंट्री में बहुत से बिजनेसमैन अगर एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे तो स्कैरसिटी स्ट्रेंथ तो रहेगी ही नहीं, और अगर स्कैरसिटी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी वो लोग प्राइस टेकर बन जाएंगे, प्राइस मेकर वो लोग नहीं रहेंगे। एटलीस्ट ओके प्राइस मेकर नहीं हो तो भी चलेगा बट एटलीस्ट यू शुड बी इन अ पोजीशन वेयर यू कैन निगोशिएट ना। पर ये भी नहीं होगा अगर सब के सब एक ही मार्केट में होते। जो कंट्रीज पुअर होते हैं ना वहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है कि एक ही टाइप का मार्केट होता है। अब दोस्तों स्कैरसिटी स्ट्रेंथ तो बहुत ज़रूरी है, हमको पता चल रहा है ये वीडियो में देखते हुए, पर यहाँ पे जो स्कैरसिटी स्ट्रेंथ नहीं है। और दोस्तों जहाँ पे स्कैरसिटी स्ट्रेंथ नहीं होती वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होती। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई ब्लैक में आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फार्मर वाले सिनारियो में वो लैंडलॉर्ड्स ने किया, वो भी गलत है। पर अगर नेचुरल स्कैरसिटी स्ट्रेंथ होगी तो वो कंट्री हेल्दी रहेगी। अब दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर बिजनेसमैन बनने चाहत होगी तो ही कंट्री में पैसा घूमेगा, और अगर पैसा घूमा तो कंट्री की ग्रोथ होगी। एंटरप्रेन्योरल स्किल्स के साथ टीम वर्क होना भी बहुत ज़रूरी है। सारे बिजनेसमैन एक आ रहे हैं, कमेटी स्थापन कर रहे हैं और एग्जीबिशंस का आयोजन कर रहे हैं, तो ऐसे सोशल अवेयरनेस भी बढ़ता है बिजनेस का और एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट अच्छे से स्प्रेड होने में मदद मिलती है। हे दोस्तों अब देखते हैं हाउ मार्केट्स आर इंटरलिंक्ड। तो फॉर एग्जांपल अब चाइना में अगर एक कोई ऐसी पॉलिसी निकली कि चलो सारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन दो, मतलब इट्स जस्ट एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो
जितने ज़्यादा बच्चे स्कूल में जाएंगे उतने ज़्यादा स्टेशनरीज का सेल होगा, जितने ज़्यादा स्टेशनरीज का सेल होगा स्टेशनरीज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगी बच्चों को, और जो भी स्टेशनरीज के प्रोड्यूसर्स है उनके तो एकदम चांदी हो जाएगी। तो स्टेशनरी के प्रोड्यूसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा खरीदी करने लगेंगे, इससे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बूम आएगी। ट्रक प्रोड्यूसर्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। और दोस्तों ये साइकिल और आगे भी जा सकता है। रियल एस्टेट वाले अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो देखिए कहाँ का कनेक्शन कहाँ लग रहा है। ज़्यादा बच्चे स्कूल में जाने लगे इसलिए स्टॉक मार्केट ऊपर गया। अब दोस्तों एक आप ऐसे सड़क से जा रहे हो और आपने देखा कि कहीं पे ग्रीन कैंपिंग हो रहा है, मतलब कहाँ पे तो भी CO2 दुनिया में कम करने के लिए प्रेजेंटेशन वगैरह हो रहा है, ज़्यादा पेड़ लगाओ वगैरह ऐसे बोल रहे हैं वो लोग। तो एकदम अच्छा पैम्पलेट दिया आपको और आप हाँ नहीं करते करते जाके सेमिनार में बैठ गए। अभी अगर आपने ये अंडरकवर इकोनॉमिस्ट की बुक पढ़ी होगी तो आपके अंदर का अंडरकवर इकोनॉमिस्ट अपना कवर एकदम ब्लो करने की कगार पे होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई अगर आपको सच्ची में CO2 करने का है कम तो जाके पेड़ लगाओ ना, ये सेमिनार लेके क्या करोगे। अब फिर भी चलिए आप सेमिनार में बैठ जाते हो, तो जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे जाता है, और हाँ दोस्तों प्रेजेंटेशन के पहले ये भी बोला होता है उन्होंने कि वो 100% सोशल वर्क कर। पर दोस्तों जैसे जैसे वो प्रेजेंटेशन आगे जा रहा है आपको कहीं पे बिस्लेरी की ऐड दिखेगी, कहीं पे छोटे से कोला की एडवर्टाइज दिखेगी। तो दोस्तों इसमें भी उनका कुछ ना कुछ तो इनकम है ही। और दोस्तों अगर आपने वहाँ पे जाके बोला ऐसा कि इतनी एडवर्टाइज क्यों है, अगर आप सोशल वर्क कर रहे हो तो ऐड दिखाने की ज़रूरत क्या है, तो वहाँ पे ये एक सवाल पूछने के बाद वो प्रेजेंटर्स का चेहरा देखने लायक होगा दोस्तों। अब डिस्काउंट के बारे में बात की जाए थोड़ी सी। डिस्काउंट फॉर एग्जांपल अब ईयर एंड सेल क्यों होती है, जो भी साल भर का स्टॉक पड़ा हुआ होता है, यानी कि जो स्टॉक पूरे साल में बिका नहीं होता वो स्टॉक क्लियर आउट करने के ईयर एंड सेल जाहिर की जाती है। तो आपको लगता है कि अरे वाह डिस्काउंट है, चलो खरीदो खरीदो खरीदो, पर असल में वो सारा स्टॉक क्लियर करने के पीछे होते हैं। अब दोस्तों अगर उनका स्टॉक बिका ही नहीं तो उनका तो लॉस ही होगा ना। तो चाहे आप 20% कम में खरीद लो पर खरीद तो लो, तो एटलीस्ट उनका लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों अपने इकोनॉमी में या फिर दुनिया की इकोनॉमी में जो जो चीज़ें होती है उस सब के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। कोई भी डिस्काउंट फ्री में नहीं देता, और छोटी की छोटी घटना के पीछे भी रीज़न होता है। तो इफ़ यू रीड दिस द अंडरकवर इकोनॉमिस्ट तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये आपको समझ में आएगा दोस्तों। और मैं एकदम हाई रिकमेंड करता हूँ कि ये किताब पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, बट थोड़ी सी डीप है, और अगर डीप जाएंगे आप तो ही तो आपको समझेगा। तो बहुत अच्छी किताब है, फन वे में एक्सप्लेन की है अपने टिम हाफर्ड साहब ने, तो ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।